नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल का यह निबंध है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्रियां हैं, उन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। धरती में और समुद्र के भीतर जो जल में रहने वाले जानवर और कीमती रत्नों की राशियां हैं, उनके प्रति भी हमें जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। जब तक नवयुवक देश के कर्मशील नहीं होंगे, उद्यमशील नहीं होंगे, तब तक देश का भौतिक स्वरूप नवीन विकास को प्राप्त नहीं करेगा। इसके लिए विज्ञान का सहयोग, उद्यम को, कर्मशीलता को मिलना होगा, तभी देश का विकास संभव होगा। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक में ये भाव हो कि वह अथक परिश्रम करे, उत्साह और प्रसन्नता के साथ देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, तब ही देश वास्तव में उन्नति को प्राप्त कर पाएगा। भूमि पर बसने वाला जन राष्ट्र निर्माण का दूसरा पहलू है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तब राष्ट्र नहीं कहलाएगा यदि भूमि तो हो पर उस पर रहने वाले न हो। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। माता तभी होगी जब पुत्र होंगे, अन्यथा माता नहीं होगी। पृथ्वी माता है और सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्याः। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। जब भूमि के प्रति मुझ में इस प्रकार का भाव होगा कि माँ है वो मेरी और मैं उसका पुत्र हूँ, तभी मेरी निष्ठा उसके साथ जुड़ पाएगी। यह भाव जब सशक्त रूप में जगता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहां यह भाव नहीं, वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव भूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ वृत्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकारता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। माता का से पोषण प्राप्त करके विकास प्राप्त करना, तदुपरांत माता के प्रति अनुराग और उसके प्रति सेवा भाव, यह पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यही भाव भूमि के प्रति जन का होना चाहिए। एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है।
जो जन मातृभूमि के साथ अपना कर्तव्य जोड़ना चाहता है, अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। देश से यदि हम लाभ पाना चाहते हैं, तो भूमि से यदि लाभ पाना चाहते हैं, तो भूमि के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनके प्रति हमें निर्वाह करना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विकास विस्तार अनंत, नगर और जनपद, पुर गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जनों से भरे हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण इनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस प्रकार कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, उसमें कोई भेद उत्पन्न नहीं होता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के समान क्षेत्र हैं, समन्वय के मार्ग से भरपूर, प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार निर्बलता है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जनता गांवों में भी रह सकती है, नगरों में भी रह सकती है, जंगल और पहाड़ों के मध्य भी बचती है, परंतु जनता अनेक भाषा और धर्मों को मानने वाली भी हो सकती है। परंतु भूमि एक ही भूमि पर रहने के कारण उनमें राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। और दूसरी बात है, किसी पिछड़े हुए या निर्बल को पीछे छोड़ना ये किसी राष्ट्र के विकास के लिए उचित नहीं रहता। राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि जो आगे बढ़ा या विकसित क्षेत्र है, वो अन्य पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी आगे बढ़ने में मदद करे। जन का प्रवाह अनंत है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकालीन भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ावों को पार करने के बाद भी राष्ट्र के निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। जनता जब कर्मशील होगी, परिश्रम करेगी, तभी राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना बेकार है, व्यर्थ है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, केवल धड़ के समान है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना बिना मस्तिष्क के, बिना सिर के धड़ के समान है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के वेटअप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारंपरिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों का समग्र संस्कृति है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है।
इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी भावना के अनुसार पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उनका सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है। जंगलों की अलग संस्कृति है, राजस्थान की, एक भारत देश में राजस्थान की संस्कृति अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, गुजरात की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, परंतु एक भूमि क्षेत्र होने के कारण भावात्मक रूप से सभी जनों की संस्कृति मिलकर समग्र भारत की संस्कृति का निर्माण करती है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लताएं, वृक्ष, वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोध स्थिति प्राप्त करते हैं, सब विकास कर रहे हैं और आपस में अविरोधी हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। संस्कृति क्या है? साहित्य है, कला है, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, यही सब संस्कृति का निर्माण करती है। इसमें मानसिक पक्ष है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, संगीत, ये सब राष्ट्रीय जन के मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप को दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकारता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ना नहीं चाहता, अपितु अपने वरदान से पुष्ट कर आगे बढ़ाता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। अर्थात जहाँ न अतीत हमें आगे बढ़ने से रोके, वर्तमान हमें आगे बढ़ने के लिए पुष्ट करे, यही राष्ट्र के उत्थान के प्रमाण हैं। धन्यवाद।